बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन सलमान ने दिल जीत लिया है और इस दफ़ा जो उन्होंने काम किया है वो सही मायनों में एक शहजादे वाली उन्होंने, यानी आप ये समझ लें, एक चाल चली है। और उन्होंने एक चाल चली है, लेकिन अमेरिका भी फतह और इजराइल भी फतह। आप जानते हैं कि हौसियों ने हमला किया हालिया, शिप अगवा किए, ड्रोन्स मारे, अमेरिका के 2 शिप तबाह किए। इसी तरह उन्होंने इसराइल के 2 शिप तबाह किए। कुछ कहते थी एक की मरी अमेरिका का था और एक बरतानिया का था। 12 के करीब उन्होंने शिप तबाह किए, 3 को उन्होंने अगवा किया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल अमेरिका को कह रहा था कि तुम यमन पर हमला करो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब में अड्डे हैं और दीगर जगहों पर है, वो ये कह रहा है कि हमला करो। और जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो इसका ये मतलब है कि अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी का मुल्क तो इस्तेमाल करके अमेरिका ने हमला करना है। तो जब होगा तो पूरा खिता लरस जाएगा। अब सऊदी अरब ने क्या किया है? रॉयटर्स की बड़ी ही कमाल खबर है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि आपने किसी सूरत खिते के अंदर कोई फर्दर हमला नहीं करना या एस्केलेशन नहीं करनी। उन्होंने कहा है कि किसी तरह इस जंग को बढ़ाना नहीं है और कहा है कि आप लोग इस मामले को बिल्कुल तरीके के साथ हैंडल करें। और अमेरिका ने इस मामले को, यानी उन्होंने अभी तक कोई हमला नहीं किया इस सारी सूरत हाल के अंदर, तो उनका कि अमेरिका के इस हमले की वजह से मामला खराब हो सकते हैं। लिहाजा सऊदी अरब ने काफ़ी मुतमईन होने का एक इरादा जाहिर किया कि वो जो अमेरिका के इकदाम है उससे, क्योंकि उन्होंने कोई पलटकर वार नहीं किया। मोहम्मद बिन सलमान ने असल में ये कहा है कि अगर अमेरिका ये हमला करता है तो फिर उसके बाद मजीद जवाब होगा तो खित्ते के अंदर तबाही होगी। तो आपने हमला नहीं करना बल्कि इस इशू को रिजॉल्व करें। ये जो फ़लस्तीन का और इजराइल का इशू है, आप इस इशू को रिजॉल्व कर दें। उन्होंने कहा कि ये जो बदतरीन गजा के अंदर इजराइल की जानिब से बर्बरियत हो रही है, इसको रोके और डिप्लोमेसी के जरिए रोके, जंग के जरिए नहीं रोके। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब ने क्लियरली बता दिया है, अपना एक पैगाम दे दिया है कि इस सारे मामले के ऊपर हम आपके साथ नहीं है, आपको ये हमला नहीं करना, इस लड़ाई को नहीं बढ़ाना। और ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, सिर्फ इतना कर देना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शायद लोगों को अंदाजा ना हो, इसके असरात बड़े दूर तक जाएंगे। यानी अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो सऊदी अरब ने इनकार कर दिया इस खित्ते के अंदर तबाही का कोई हिस्सा डालने को। देखिए, अब हुआ क्या था कि इस वक्त पुतिन पहुंच रहे हैं सऊदी अरब के दौरे के ऊपर और उनके मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। और जाहिर सी बात है रशिया अपना एक रोल प्ले करना चाहता है और इसी तरह वो रोल चाइना भी प्ले करना चाह रहा है। अब इस सारे मामले के ऊपर सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चाइना ने सऊदी अरब की और ईरान की सुलह करवा दी। मोहम्मद बिन सलमान असल में इस बड़े ही अहम पॉइंट के ऊपर आकर उन्होंने कमाल काम किया। वो कह रहे हैं कि पीस टॉक्स करें, बातचीत करें, अमन का रास्ता लेकर आए, जंग नहीं करें। क्योंकि अमेरिका को भड़का रहा है इसराइल के तुम हमला करो और फर्दर जंग हो, क्योंकि वो प्लान बनाकर बैठा हुआ इसराइल कि ये जंग अमेरिका की और मुस्लिम कंट्रीज की छिड़ जाए और मेरे यहाँ से मुझे मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। अब इस सारे मामले के ऊपर ईरान से भी सऊदी अरब की बातचीत हो रही है। अब वो सारे का सारा जो प्रेशर आ गया है वो इस वक्त आ चुका है अमेरिका के ऊपर। यानी उनको बता दिया गया है कि आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप हमला करें, कुछ करें, आपने हमला नहीं करना, क्योंकि हमले के लिए उन्होंने अड्डे भी तो इस्तेमाल करें। अब बातचीत के जरिए मसला हल करें। अब इसराइल के पैरों तले जमीन निकल गई है कि अमेरिका को हमला नहीं करने दिया जा रहा, तो हम क्या करें, हमें तो कच्चा चबा जाएंगे, फिर क्या मामला होगा। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो काम किया और सऊदी अरब ने जो काम किया ये लाजवाब है। ये तो कमर तोड़ दिया आपने इसराइल की। इसराइल तो तकिया ही करके बैठा हुआ था ना अमेरिका के ऊपर कि यार ये तो सारा काम अमेरिका की वजह से होगा। वो चौधरी बना हुआ था, मेरे पीछे अमेरिका खड़ा है। अब मोहम्मद बिन सलमान ने सेंस कर लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहली तो बात है कि अगर यहाँ पर हमला होता है तो पूरे का पूरा खिता लरस जाएगा। और यहाँ पर जो खास तौर पर याद रखिएगा, लड़ाई है वो बॉर्डर से बाहर निकलकर रीजनल वॉर हो जाएगी, यानी पूरे खित्ते की जंग फैल जाएगी। फिर ये नहीं होगा कि ये किसी एक मुल्क तक रहे, क्योंकि ये बहुत सारे मुल्कों तक पहुंचेगा और दुनिया के अंदर जो ग्लोबल शिपिंग है उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा।
देखिए होसी इस वक्त कह रहे हैं, यमन कह रहे हैं कि जी हमने ये दरवाज़ा ही बंद कर देना, यहाँ से सामान नहीं जाने देना। आप जानते हैं कि ये असल में जो शिपिंग लेन्स हैं रेड सी पर, ये तो ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई होती है, ये असल में उसके लिए होता है कि यहाँ से यूरोप से लेकर पूरी दुनिया को जाता है माल। अगर हम तेल की बात करें तो 1 करोड़ बैरल तो सिर्फ यहाँ से जाता है। तो आप अंदाजा कर लें 1 करोड़ बैरल अगर जाना बंद हो जाएगा तो तेल की कीमत तो आसमान पर पहुंच जाएगी। और खाली फिर किसी और मुल्क को नहीं, ये अमेरिका भी हैंडल नहीं कर पाएगा उसको। आप सोचे 200, 300, 400 डॉलर बैरल तक चली जाए तेल की कीमतें, तो ये तो तबाही हो जाएगी। एक अगर गोली इस तरह की बड़ी चल जाती है तो आप उसको 2-4 महीने देखें तो ये 600-700 डॉलर बैरल पर चला जाएगा। यानी शायद खुदा ना खासा अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो सूरत हाल, यानी इसको किस तरह बताया जाए कि हमें 2-2.5 हज़ार रुपए का लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, ये तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सो लिहाजा उन्होंने कहा है कि भाई जंग नहीं, बातचीत। उन्होंने बिल्कुल सोल्यूशन देखिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सारी चीजों का सोल्यूशन एक है, इस जंग को रुकवाएं, आप आगे बढ़े। अब प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका उनको कह रहा है इसराइल को जंग रोको, वो कहता है मैंने नहीं रोकना। अब आपको समझ आई है कि ये जो बयान आ रहे थे लॉयड ऑस्टिन के, एंटनी ब्लिंकन के, बाइडन के, हैरिस के, वो सारे क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसराइल को जंग रोको, वो उनको कह रहे हैं कि जंग रोको तुम, वो कहते हैं नहीं जंग मैंने नहीं रोकनी। देखिए अमेरिका इस खित्ते के अंदर, उसको भी ईरान से बड़े प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के सामने वो टिक नहीं सकता। अब जो रेड सी का एरिया है ये असल में कॉरिडोर है ग्लोबल ट्रेड का, यूरोप को कनेक्ट करता है, एशिया को कनेक्ट करता है, अफ्रीका को कनेक्ट करता है, और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। सामान जाता है, एनर्जी जाती है, यानी तेल जाता है, गैस जाती है, और न जाने इस रूट से क्या कुछ जाता है। तो अगर ये हाल्ट ऑपरेशन हो जाता है तो पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, और यहाँ से अगर नहीं जाएगा तो अमेरिका के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में तबाही आ जाएगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप सोचो मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत बड़ी जंग से रोका है, यानी अमेरिका के ऊपर उसके शिप पर, यूके पर और 2 इजरायली शिप, 4 पर हमला हुआ है, तो अभी तक उन्होंने रोका हुआ है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने इसलिए रोका कि भाई आपको इजाजत नहीं है, आप ये डायलॉग से मसला हल करें। आप इसराइल को कहेंगे गजा पर हमला रोक दे तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा अब देखिए एक बंदा जो होता है, जब आप पहले कुर्सी पर बैठते हैं फिर उसके बाद आप इमर्जिंग लीडर के तौर पर उभरते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी जो पॉलिसीज चेंज की है, उन्होंने जो इमर्जिंग लीडर के तौर पर, यही काम होता है ना लीडर का, कि आप दुनिया को कहीं जंग नहीं करनी, वरना आप आगे बढ़ते आप कहते हैं जी ठीक है चढ़ दौड़ो हमला करो। उन्होंने साफ कहा कि नहीं ये काम नहीं होगा। आप सबसे पहले जो सिंपल सोल्यूशन इसका है, बैठे इसको इजराइल को रोके, उसे कहे कि ये हमला बंद करे, जब वो बंद कर देगा तो लड़ाई वैसे ही रुक जाएगी। ये सबसे बेहतर सोल्यूशन उन्होंने दिया। उन्होंने दूसरी जानिब ये सोचा है कि देखिए अमेरिका इस सारे मामले के ऊपर सोच रहा है, जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर हौसियों पर हमला करता है या ईरान के साथ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि ईरान का इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट के एरिया में बहुत ज़्यादा, यमन के ऊपर है। ख़ास तौर पर वो हौसियों को सपोर्ट करते हैं, यमन को सपोर्ट करते हैं, और वहाँ से अमेरिका के ऊपर ताबड़तोड़ हमले होंगे। अमेरिका समझता है कि ईरान के साथ डायरेक्ट मेरी जो लड़ाई है वो बड़ी ख़तरनाक है। फिर उसके बाद वो ये समझते हैं कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं खित्ते के अंदर कमर्शियल शिपिंग या सिक्योरिटी के हवाले से, वो बुरी तरह मुतासिर होंगे। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको ये है कि इस वक्त ईरान की बैक के ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ है पूरे का पूरा, यानी एक आप देख ले रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया का जो ब्लॉक है वो खड़ा हुआ है इनकी बैक के ऊपर। तो इस सारे मामले के ऊपर इनके लिए कंसर्न्स हैं बहुत ज़्यादा कि हम इस सारे मामले पर ईरान के साथ कैसे करें लड़ाई। अब आप ये सोचें 1 मिनट के लिए कि अमेरिका इस वक्त जिस पोजीशन पर खड़ा है, अमेरिका कैसे मैनेज करेगा चीज़ों को। अमेरिका को ये लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर छेड़ा तो जाहिर सी बात है मुझे कहीं ये ना हो जाए कि मिडिल ईस्ट के अंदर कहा जाए अड्डे उठाएं आप निकले यहाँ से, यानी ये भी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल टेबल पर होगी। देखिए अभी एक पैगाम आया है सऊदी अरब ने कहा कि भाई आपने नहीं करना, आपने हमले का जवाब नहीं दिया, बातचीत से हल करें आप बजाय। देखिए अमेरिका भी काफ़ी देर से ये चाह रहा था, सऊदी अरब ने कोई नई बात नहीं कही है, उन्होंने तो सोल्यूशन वो दिया है ना कि जिससे खित्ते में जंग ना हो। अब बताइए इससे बेहतर सोल्यूशन क्या है? सिंपल सी उन्होंने बात कही है कि भाई आप जाकर इसराइल को रोकिए, जब आप इसराइल को रोक लेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी।
अब अमेरिका जाकर इसराइल को रोकना चाह रहा है, वो नहीं रुक पा रहे। नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है और इस प्रेशर को वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। देखिए कितनी देर तक आप इस जंग को लड़ सकते हैं। अब सोचिए जरा कि इस वक्त सूरत हाल ये हो रही है कि इसराइल ने कमरीज को कहा है कि हमने ये रूट ही इस्तेमाल नहीं करना, हम दूसरा रूट इस्तेमाल करेंगे। जब आप दूसरा रूट इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उस पर कॉस्ट कितनी ज्यादा आएगी। और ये जंग जो जारी रह रही है वो अब नहीं तो कोई और मुल्क कोई और जगह से किस जगह हमला होता तो फिर आप क्या करेंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर ईरान इसमें शामिल होकर कहता है कि भाई हम तो आप पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे, देन व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा। तो इस सारे मामले के ऊपर इजराइल बैकफुट पर इस वक्त चला गया है। देखिए इस सारे मामले में एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है, अगर हम इसकी इनडायरेक्टली समझें तो सऊदी अरब ने जो स्टैंस लिया है वो खित्ते को बचाया है उसने, और वर्ल्ड को भी बचाया है। वरना शायद अगर वो ये समझते तो एक मुल्क पर हमला होता, फिर दूसरे पर हमला हो जाता, तीसरे पर हमला हो जाता है। अब इसराइल के पास ऑप्शन क्या रह जाती। इसराइल को तो बात समझ नहीं आ रही कि यार मेरे पास अब ऑप्शन क्या है, मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर खित्ते के अंदर लड़ाई करता हूँ मजीद, तो अमेरिका को तो अब इजाज़त नहीं मिलेगी। देखिए एक कंट्री ने इजाज़त नहीं दी तो बाकी भी इजाज़त नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने जो काम किया है उसके बाद अमेरिका ने लाइन वही रखी है, अमेरिका बेचारे जंग ना हो। अब इसराइल की प्रॉब्लम यह है कि वो अगर इस जंग को बढ़ाता है, जैसे मिसाल के तौर पर वो हमास को ख़त्म करने के ऊपर तुला हुआ है, आप अगर इस जंग को ख़त्म करने के ऊपर आते हैं तो दो ही सोल्यूशन है, या तो यहीं पर आप एंड कर दें और बाकी ममालिकों के आए बैठे बातचीत करें, इस जंग को एंड कर दें। वरना आप आगे लेकर जाएंगे और आप सोचेंगे कि हमास को हमने ख़त्म करना है, तो आपके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, आपकी फौज के लोग तबाह हो रहे हैं, आपके तमाम लोग मारे जा रहे हैं। दूसरा, आप लोगों को जब मार रहे हैं तो उसमें आपका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वर्ल्ड आपके खिलाफ है। अब आप सोचिए ज़रा कि अमेरिका को भी इजाज़त नहीं है आपकी मदद करने की, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसराइल की मदद नहीं होगी। इसराइल मदद कैसे चाह रहा था कि अगर मेरी हिफाजत करो, नहीं वो कह रहा था कि यमन को मारो। आप सोचे कल इसराइल ने क्या बात की, उसने कहा कि हमारे पास ऐसे मिसाइल नहीं है जो इसराइल से सीधा जाएं और जाकर यमन पर हमला करें। जाहिर सी बात है जब इसराइल से होता है तो बीच में मुस्लिम कंट्रीज आती हैं। मुस्लिम कंट्रीज तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इसराइल मिसाइल दागे और वो वहाँ पर जाकर यमन हिट करे। जाहिर सी बात है उसको सऊदी अरब की एयर स्पेस से भी गुजर कर जाना है, तो सऊदी अरब तो नहीं चाहेगा कि किसी तरह की कोई एयर स्पेस इस्तेमाल हो। इस वक्त सही मायनों में न्यूट्रल, वो कह रहे हैं जी हमने तो आपकी जंगों में नहीं आना, इस जंग में न्यूट्रल का किरदार अदा करें। तो आप बजाय के लड़ाई करके फर्दर खित्ता तबाह करें तो बेहतर नहीं है क्या वो तबाही करने वाले के हाथ रोक दें कि ताकि जंग ही खत्म हो जाए। देखिए इसराइल को अब ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि उसके पास उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बात तो बड़ी जबरदस्त कही थी कि इसराइल इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। वक्त उनके पास अब बिल्कुल नहीं है और टाइम बिल्कुल उनका गुजरता जा रहा है। देखिए अब उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, चंद सिर्फ दिन कह लें या हफ्ते कह लें। देखिए अगर 2-2.5 हफ्ते भी इसराइल इस जंग को खींच कर ले गया तो उसकी बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन उसके नतीजे में उनके जो फौजी मारे जाएंगे। आप सोचे जब आपके डेली बेसिस पर 25 से 30 टैंक्स तबाह हो रहे हो गाड़ियों समेत, और आपको नई से नई गाड़ियां अमेरिका दे रहा हो, कितनी देर तक अमेरिका देगा। उधर आप ये देखिए अब कहानी छिड़ गई है कि शायद किसी भी वक्त अब ये खबर सुनने को मिले कि यूक्रेन, पहले एक आधा यूक्रेन बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है 10 साल की जंग रहे, लेकिन अब मामला सामने आ रहा है कि शायद यूक्रेन की जंग भी खत्म हो जाए और रूस वहां पर विक्ट्री डिक्लेयर करे। इकोनॉमिस्ट ने तो पहले ही कह दिया है कि पुतिन इस वक्त वाज़ह तौर पर फातिहा के तौर पर सामने आ रहा है। वहां से अगर हो गया, अमेरिका को इस बात का बड़ा इस वक्त खदशा है कि अगर यूक्रेन में रूस पूरी तरह जीत जाता है और यहाँ पर ऐसा मामला हो जाता है तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि इनके हाथ से गेम निकल जाएगी और ये सारे के सारे लोग अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि आज के बाद अमेरिका की हमने बात नहीं मानी। तो अमेरिका को तो इस बात का भी खदशा है ना कि मेरी उजारादारी दुनिया मुझे तस्लीम करती थी, अगर मेरा ये मामला नहीं रहा। देखिए हौसियों ने जो हमला किया है अमेरिका के खासतौर पर शिप्स पर, उसके बाद उनका वो लेवल नहीं रहा। कभी अमेरिका वो हुआ करता था कि कोई आंख उठाकर उसको कोई धमकी देता था तो वो उस मुल्क के अंदर यानी इतना बुरा हाल करता, सब तितर बितर कर देता था। तो अब बताइए क्या सूरत हाल है। अब मामला हो रहा है इस तरह का नहीं, अमेरिका की उजारादारी खत्म हो रही है, वो इसराइल को समझा रहा है। एट दी एंड ऐसा लग रहा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर उनकी मिलिट्री, अमेरिका और सारे मिलकर एक फैसला करेंगे कि नेतन्याहू को तो जेल में डालो।
इसको जेल में डालो, बाकी काम हम बाद में देख लेंगे। और शायद अब वो टाइम आ रहा है करीब, क्योंकि नेतन्याहू बाज नहीं आ रहा, उसके साथ एक तबका भी है वो भी बाज नहीं आ रहा, और उसको शायद शटअप कॉल देने की जरूरत है। और यही सूरत हाल अब हमें होती नजर आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।